हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बढ़िया है सब? ठीक है बच्चों, तो आज अपन यहाँ पर उत्परिवर्तन का भाग 2 लेकर आए हैं। और इससे पहले अपन ने उत्परिवर्तन का भाग 1 पढ़ा। तो बेटे भाग 1 में आपने पढ़ा होगा कि उत्परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। बेटे अपन ने गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन उसको भी 2 भागों में बांटा है। तो पहला संख्या में परिवर्तन के कारण और दूसरा होगा यहाँ पर संरचना में परिवर्तन के कारण। तो वहां अपन ने पूरा किया था बच्चों संख्या में बदलाव के कारण या संख्या में परिवर्तन के कारण। तो आज अपन दूसरे उससे शुरू करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर होगा। तो ये पार्ट होगा बेटे, यानी यहाँ पर जो स्मॉल बी के रूप में अपन लिखेंगे, और ये पार्ट होगा यानी किसमें बदलाव के कारण? संरचना में परिवर्तन के कारण। संरचना में परिवर्तन के कारण। संरचना में परिवर्तन के कारण। तो बच्चों यहाँ पर आज अपन जो पढ़ेंगे ये गुणसूत्र पढ़ेंगे अपन संरचना में परिवर्तन के कारण। तो संरचना में परिवर्तन के कारण इसको अपन 4 भागों में या इसको 4 प्रकार का इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि गुणसूत्रों की संरचना में बदलाव के कारण कौन कौन से परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो ये परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन होगा बेटे विलोपन यानी अभाव। सबसे पहला आपको याद रखना है यानी विलोपन। तो विलोपन को आप कह सकते हो यानी डिलेशन। अब डिलेशन का माने ये याद रखना किसी खंड का अभाव। गुणसूत्र में किसी खंड का अभाव, किसी खंड का अभाव। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि गुणसूत्र में किसी खंड का जब अभाव होता है तो उस घटना को विलोपन कहते हैं। देखो कैसे कि यहां पर हमारे पास में ये गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है और इस पर ए, बी और सी, ये यहाँ पर डी और ई और एफ, ये बेटे यहाँ पर हमारे पास में इसके खंड है। और जब जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय जब होता है तो आपको भी पता है कि वहां पर पहले गुणसूत्र खंडों में टूटता है और खंडों में टूटने के बाद में वापस जुड़ता है। तो ये जो गलतियां होती है गुणसूत्रों की संरचना में, ये अर्धसूत्रीय विभाजन के समय होती है। तो जब यहां पर गुणसूत्र के खंड वापस जुड़ेंगे तो बेटे उस गुणसूत्र में किसी खंड का वहां पर अभाव हो जाएगा। जैसे यहाँ ए है, यहाँ पर बी है और ये सी है, ये डी और ये ई। यहाँ पर जो एफ वाला था ये यहाँ पर अभाव रह गया। तो याद रखना बेटे, यानी विलोपन का क्या मतलब है कि किसी खंड का अभाव हो जाना। तो जब गुणसूत्र खंडों में टूटता है तो जुड़ते समय जब खंड है तो कोई सा एक खंड वहां पर नहीं जुड़ पाता है, यानी उस खंड का अभाव। जो उस खंड का अभाव होगा तो उस गुणसूत्र में उस खंड से संबंधित जीन का भी अभाव हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको कहेंगे बेटे क्राइडू-चेट सिंड्रोम। क्राइडू-चेट सिंड्रोम यानी क्राइडू-चेट भी कहेंगे और इसको बोलते हैं केट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। केट क्राई सिंड्रोम। तो याद रखिएगा कि मानव के या जो मनुष्य हैं, तो मनुष्य में बेटे जो 5वां गुणसूत्र होता है, यानी मनुष्य के 5वें गुणसूत्र में भुजा का अभाव, भुजा का अभाव। तो मनुष्य का जो 5वां गुणसूत्र है उसमें अगर भुजा का अभाव होता है तो वहां पर एक बीमारी होती है जिसको क्राइडू-चेट सिंड्रोम कहते हैं या फिर इसे केट क्राई सिंड्रोम कहते हैं। बेटे इसमें जो बच्चा होता है वह बिल्ली के जैसे म्याऊ म्याऊ की आवाज करता है, तो इसको बिल्ली के रोने जैसे आवाज यानी केट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। तो पहला सिंड्रोम आपको याद हो गया विलोपन। तो विलोपन का क्या मतलब है कि गुणसूत्र के किसी भी खंड में किसी एक खंड का अभाव हो जाना और उस खंड से संबंधित जीन का भी अभाव हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है विलोपन। नेक्स्ट नंबर 2 जो आता है, ये 2 जो आएगा बेटे ये आता है प्रतिपन। अगला जो यहां पर आपको याद रखना है ये है प्रतिपन, यानी इसको बोला जाता है इनवर्जन। इसको इन्वर्जन कहा जाता है। तो इन्वर्जन का माने होता है यानी खंडों का उल्टे क्रम में वापस जुड़ना। खंडों का उल्टे क्रम
में, यानी लगभग 180 डिग्री पर वापस जुड़ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि खंडों का उल्टे क्रम में वापस जुड़ना, तो इसको यहां पर प्रतिपन कहते हैं। तो देखो बच्चों, प्रतिपन कैसे होगा कि यहां पर ये गुणसूत्र है। अब इसमें यहां पर अपन लेते हैं 1 और यहां पर 2 और 3, यहां 4, 5 और 6। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो गुणसूत्र यहां पर है, तो यहां पर ये 5 तो आ जाए बेटे 6 के स्थान पर, और 6 चला जाए 5 के स्थान पर, तो ये यहां पर हुआ 180 डिग्री का घुमाव। तो इधर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, लेकिन अब 6 आ गया और यहां पर 5 आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना कि यहां पर अगर कुछ खंड अपने उल्टे क्रम में वापस जुड़ते हैं, तो बेटे यहां पर होगा क्या कि उल्टे क्रम में वापस जुड़ने से जीनों की स्थिति में बदलाव आएगा, और जीनों की स्थिति में बदलाव आ जाने के कारण वही उत्परिवर्तन या विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। तो बच्चों याद रखना है कि प्रतिपन का मतलब याद रखोगे खंडों का उल्टे क्रम में जुड़ना, यानी यहां पर जो खंड होते हैं, एक खंड पहले के स्थान पर चला जाएगा, पहले का खंड दूसरे के स्थान पर आ जाएगा, यानी यहां पर 180 डिग्री पर ये उल्टे क्रम में जुड़ेंगे। तो इसको अपन कहेंगे प्रतिपन। तो बच्चों याद कर लो, सबसे पहले संरचना में परिवर्तन के कारण अपन उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं, यानी किसकी संरचना में उत्परिवर्तन? गुणसूत्र की संरचना में उत्परिवर्तन के कारण। तो यहां पर पहले विलोपन आएगा, उसके बाद में प्रतिपन। विलोपन में तो किसी एक खंड का कंप्लीट अभाव रहेगा, ध्यान रखना, और प्रतिपन में क्या होगा कि खंड उल्टे क्रम में वापस जुड़ जाएंगे, जिन्हें जीनों की स्थिति में बदलाव आ जाएगा। इसका तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा बेटे यहां पर तीसरा पार्ट जो होगा, थर्ड जो पार्ट होगा यहां पर, ये थर्ड पार्ट होगा, थर्ड जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा इस जगह पर, यानी तीसरा जो पार्ट होगा ये होगा द्विगुणन, यानी इसको आप कह सकते हो डुप्लीकेशन। द्विगुणन यानी इसे आप कह सकते हैं डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होगा बच्चों, यानी डुप्लीकेशन के मतलब होगा कि एक ही प्रकार की जीन का दो बार आना, एक ही प्रकार की जीन का 2 बार आना। तो एक ही प्रकार की जीन अगर एक स्थान पर 2 बार रिपीट हो जाती है तो इसे कहा जाता है द्विगुणन। और जब एक जैसी जीन 2 जगह पर आएगी तो बेटे इनके बीच में परस्पर अंतःक्रियाएं होगी, परस्पर इंटरेक्शन होगा, और इस कारण से यहां पर विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। तो देखिएगा किस तरह से याद रखेंगे कि यहां पर ये हमारे पास में एक गुणसूत्र है। अब ये ए है, ये यहां पर बी है, और ये सी है, इधर डी है, ये ई है, और ये एफ है। अब यहां पर जब अपन आगे देखते हैं तो बेटे यहां पर क्या होता है कि इस जगह पर ये हुआ कि यहां पर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, यहाँ डी है, ये ई है, और ये ई, और फिर ये एफ। तो ये एक ही जैसी जीन यहां पर 2 बार आ गई, तो इस जगह पर क्या हुआ? डुप्लीकेशन हुआ। तो डुप्लीकेशन का माने द्विगुणन होगा, और द्विगुणन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की जो जीन है वो 2 बार आ जाती है, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। क्लियर? अब यहां पर तीसरा आपको याद रखना है, और ये होगा स्थानांतरण। तो संरचना में बदलाव के कारण चौथा उत्परिवर्तन है वह है स्थानांतरण। स्थानांतरण यानी इसको आप कह सकते हो यानी ट्रांसलोकेशन, इसको आप कह सकते हो बच्चों ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन और जीन विनिमय में अंतर अभी यहां पर आप देखना, तो इसका मतलब होता है असमजात। ये वर्ड याद रखना, असमजात गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली,
अदला बदली। अब ये आपको याद रखना है, अगर समजात गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली होती है उसे तो जीन विनिमय कहते हैं, लेकिन अगर असमजात खंडों के अदला बदली होगी तो बेटे उसे आप क्या कहोगे? ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण। देखो कैसे कि यहां पर अपन देखते हैं कि हमारे पास में ये दो गुणसूत्र है। यहां पर एक गुणसूत्र तो ये अपन मान लेते हैं कि ये एक समजात जोड़ा यहां पर है, ठीक है, ये समजात जोड़ा है। और दूसरा समजात जोड़ा अपन यहां पर लेते हैं, तो ये दूसरा समजात जोड़ा जो है ये हमारे पास में ये यहां पर है। दूसरा समजात जोड़ा अपन ये ले लेते हैं कि दूसरा समजात जोड़ा ये यहां पर है, ये दूसरा समजात जोड़ा यहां पर है। तो अब आप देखो बच्चों कि यहां पर ये दोनों के दोनों जो गुणसूत्र हैं, ये दोनों के दोनों जो गुणसूत्र हैं, यानी ये तो आपस में क्या है? ये आपस में है समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, और ये भी आपस में समजात है। लेकिन ये वाला और ये वाला जो गुणसूत्र है ये आपस में है असमजात गुणसूत्र, ये आपस में है असमजात गुणसूत्र। तो अच्छी तरह से समझ लें कि पहले तो ध्यान रखना बेटे कि ये वाला जो जोड़ा है ये तो समजात है, ये भी आपस में समजात है, लेकिन ये वाला और ये वाला तो ये दोनों आपस में क्या है? असमजात है। अब ध्यान रखना कि अगर इनके बीच में खंडों की अदला बदली होती है तो बेटे ये तो कहलाएगा जीन विनिमय, इसको आप कहोगे जीन विनिमय। लेकिन अगर खंडों की अदला बदली इसके और इसके बीच में होती है तो फिर ये कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ कि इधर यहां पर अपन बनाते हैं कि बेटे यहां पर अपन देखते हैं कि इस जगह पर अपन ने बनाया, तो ये तो एक गुणसूत्र तो अपन ने सेम वैसा का वैसा बना दिया और दूसरा गुणसूत्र भी अपन ने बना दिया, लेकिन यहां पर ये अपन ने इसको तोड़ दिया। उसके बाद में फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर जो गुणसूत्र है, यहाँ पर अपन ने जो बनाया दूसरा गुणसूत्र को अपन ने इस तरह से बनाया, ये यहाँ पर ये इस तरह से, इसको भी मैं आधा बना देता हूं, और ये यहाँ पर ये गुणसूत्र पूरा है। अब यहाँ आप देखो कि इसमें इसका खंड तो यहाँ पर आकर जुड़ गया, ये ध्यान रखना। और दूसरे में आपने ये देखा है कि उसमें जो है क्या कहते हैं, उसका खंड है, ये खंड बेटे इसका यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो यहाँ आप देखिएगा कि इस जगह पर हुआ क्या कि इस जगह पर ये हुआ कि इन दोनों में खंडों की अदला बदली है और इसी घटना को आप ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो अच्छी तरह से आप देख ले कि यहाँ पर स्थानांतरण में जो खंडों की अदला बदली हुई है ये अदला बदली असमजात गुणसूत्रों के बीच में हुई है। तो ये असमजात गुणसूत्रों के बीच में खंडों की अदला बदली, और इस घटना को आप कह सकते हो अवैध जीन विनिमय, इसे आप अवैध जीन विनिमय भी कह सकते हो। तो यहां आप देखो यह है स्थानांतरण। तो आपको याद क्या रखना है? असमजात गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली। तो बेटे यहां पर ये समजात है, ये भी समजात है, लेकिन ये दोनों आपस में असमजात है। तो ये इसका कुछ खंड तो इधर चला जाएगा, इसका कुछ खंड यहां पर आ जाएगा। तो असमजात गुणसूत्रों के खंडों की जो अदला बदली है, इस अदला बदली को आप क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। तो बच्चों अभी अभी अपन ने कौन से उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा? तो वो उत्परिवर्तन था गुणसूत्र की संरचना में बदलाव। तो गुणसूत्र की जो संरचना में बदलाव है ये चार तरह से आपको पढ़ना है। पहला क्या है? यानी विलोपन। तो बच्चों विलोपन में क्या याद रखना है कि गुणसूत्र के किसी खंड का अभाव होना, तो ये तो विलोपन कहलाता है। फिर अपन नंबर 2 क्या याद रखना है? प्रतिपन। तो प्रतिपन का माने कि गुणसूत्र के खंडों का आपस में उल्टे क्रम में जुड़ जाना, तो ये प्रतिपन कहलाता है। फिर आता है बेटे द्विगुणन। तो गुणसूत्र के किसी खंड पर एक ही प्रकार की जीन का 2 बार आना, ये द्विगुणन कहलाता है। और फिर आपको चौथा याद करना है बेटे, यानी स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में याद रखना है कि असमजात गुणसूत्रों में, असमजात, देखो नॉर्मल समजात गुणसूत्रों के बीच में अदला बदली होगी तो उसे तो आप क्या कहोगे? जीन विनिमय कहोगे। लेकिन असमजात अलग अलग सेट के जो गुणसूत्र हैं, अगर उनके बीच में खंडों की अदला बदली होती है तो फिर उसे आप कहेंगे
में स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में बेटे इसका एक एग्जाम्पल होता है जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में 22वें नंबर का और साथ में 9वें नंबर के गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होती है। तो ध्यान रखना, ब्लड कैंसर जिसको CML कहा जाता है बेटे, वो इसी वजह से होता है 22वें और 9वें गुणसूत्र के खंडों में कुछ अदला बदली होती है जिससे जीनी संरचना में बदलाव आता है। तो ये तो हमारे पास में पहला उत्परिवर्तन था जिसको अपन ने कहा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। आइए अब अपन दूसरे उत्परिवर्तन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये उत्परिवर्तन हमारा होगा और ये होगा बेटे यानी जीन उत्परिवर्तन। इसको अपन कहेंगे जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन तो आपको समझना है कि जीन उत्परिवर्तन होता क्या है। पहले तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा कि गुणसूत्रीय संरचना और संख्या में बदलाव के कारण होने वाले जो बदलाव है उन्हें अपने गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा। लेकिन बेटे अब आपने यहां पर देखना है कि अब यहां पर जीनी संरचना में बदलाव आने की वजह से होगा, यानी जीनी संरचना में बदलाव या उसकी संख्या में बदलाव के कारण यह उत्परिवर्तन होगा। तो जीन उत्परिवर्तन का माने क्या होगा, तो यहां याद रखना है जीनी यानी जीनी संरचना। जीनी संरचना में बदलाव। जीनी संरचना में बदलाव, तो सीधा सा परिभाषा है कि जीन उत्परिवर्तन किसे कहोगे, यानी जो जीनी संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न हो। तो वो उत्परिवर्तन जो जीनी संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अब बच्चों आपको याद रखना है ये जीनी संरचना में बदलाव कैसा आएगा, तो फिर आपको दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि जीनी संरचना में जो बदलाव आएगा, जीनी संरचना में बदलाव, तो बेटे जीनी संरचना में जो बदलाव आएगा वो आएगा नाइट्रोजन क्षारकों की, यानी नाइट्रोजन जो बेस होते हैं नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या व स्थिति में बदलाव के कारण। नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या व स्थिति, नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या व स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। तो बच्चों आपको यह याद रखना है कि एक बार अपन फिर रिपीट कर लें कि जीन उत्परिवर्तन क्या है। तो जीन उत्परिवर्तन वह है जो जीनी संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न होंगे, और ये जो जीनी संरचना में जो बदलाव आएगा वो नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति और उनकी संख्या में बदलाव के कारण आएगा। तो आइएगा देखते हैं कि इस उत्परिवर्तन के भी यहां पर याद रखना बेटे कि यह उत्परिवर्तन भी कितने प्रकार का होता है, यानी यह भी 2 प्रकार का होता है, यानी 2 टाइप का। तो 2 टाइप में अपन सबसे पहले जो यहां पर लेंगे वो लेंगे यहां पर बिंदु उत्परिवर्तन। पहला जो प्रकार होगा ये होगा बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको आप कह सकते हो पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जीनी उत्परिवर्तन के भी 2 प्रकार होंगे। एक प्रकार तो बेटे बिंदु उत्परिवर्तन होता है और दूसरा प्रकार जो होता है वह फ्रेम शिफ्ट या फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन होता है। तो यहां पर अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपन को कौन सा, बिंदु उत्परिवर्तन। तो क्या मतलब होता है बेटे बिंदु उत्परिवर्तन का, यानी बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब यह है कि डीएनए की एक लंबी श्रृंखला है हमारे पास में, लेकिन उस लंबी श्रृंखला में कि एक ही नाइट्रोजन क्षारक की स्थिति में बदलाव आए, जो जैसे यहां पर है, ये हमारे पास में ये यहां पर कोई ए नाइट्रोजन क्षारक है, कोई टी नाइट्रोजन क्षारक है, कोई सी है और कोई यहां पर जी है। तो ये इतनी लंबी श्रृंखला है, लेकिन बदलाव बेटे केवल यहां पर आता है। तो यहां पर आता है बदलाव तो मात्र बिंदु मात्र स्थान पर आया, यानी यहां पर ध्यान रखना कि इसमें आपको याद रखना है डीएनए की श्रृंखला में, डीएनए की श्रृंखला में बिंदु मात्र स्थान पर बदलाव, डीएनए की श्रृंखला में बिंदु मात्र स्थान पर बदलाव। तो यह भी आपको याद रखना है कि बिंदु उत्परिवर्तन का क्या मतलब है
कि डीएनए की जो लंबी श्रृंखला होती है उस लंबी श्रृंखला में मात्र केवल एक या दो नाइट्रोजन क्षारकों की पोजीशन में परिवर्तन आएगा और पोजीशन में परिवर्तन आने से यह उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब यह है कि डीएनए की श्रृंखला में एक छोटे से स्थान पर बदलाव आएगा। और यह बदलाव कैसे आएगा, तो बेटे ध्यान रखना, यहां पर क्या होगा, इस बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होगा, नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति में बदलाव आएगा। यानी यहां पर जो होंगे नाइट्रोजन जो क्षारक होंगे, नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति में बदलाव। यह भी आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में जो बदलाव आएगा वह नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति में बदलाव आएगा या स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो ये जो बिंदु उत्परिवर्तन होता है इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक दूसरे नाइट्रोजन क्षारक को स्थापित करता है। यानी ये जो यहां पर डीएनए के श्रृंखला में बदलाव आएगा वह नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति में परिवर्तन आएगा। और इसी कारण से इस उत्परिवर्तन को प्रतिस्थापन, यानी इसे आप ध्यान रखना, इसे प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कहते हैं, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कहते हैं, ये याद रखना। यानी बिंदु उत्परिवर्तन का जो अगला नाम होगा वह सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कहेंगे। कैसे कहेंगे बेटे, क्योंकि इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर ए है तो या तो ये जो है क्या कहते हैं किसके स्थान पर आ जाएगा, किसी टी की जगह पर चला जाएगा, या जो सी है ये चला जाएगा किसी जी की जगह पर या सी की जगह पर। तो एक नाइट्रोजन क्षारक किसी दूसरे नाइट्रोजन क्षारक को प्रतिस्थापित करता है। तो इस कारण से इस बिंदु उत्परिवर्तन को आप क्या कह सकते हैं, यानी प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो एक बार और अच्छी तरह से समझ लें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है बेटे यहां पर ये दूसरा जीन उत्परिवर्तन। अच्छा, ये तो याद हो गया होगा कि उत्परिवर्तन के पहले दो प्रकार थे बेटे। पहला प्रकार तो था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा प्रकार है जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में भी दो जगह से बदलाव आएगा, एक तो संख्या में बदलाव के कारण और एक संरचना में बदलाव के कारण। संख्या में बदलाव के कारण के भी दो प्रकार है बेटे, एक तो सुगुणिता और असुगुणिता। सुगुणिता के भी दो प्रकार है, याद रखना, एक तो मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। असुगुणिता के भी दो प्रकार है जो याद रखना है, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। उसके बाद में फिर अपन ने बेटे आज अध्याय में अपन ने पढ़ा है संरचना में बदलाव। तो गुणसूत्र की संरचना में बदलाव ये दो तरह से आएंगे, एक तो विलोपन की वजह से, प्रतिपन की वजह से, द्विगुणन की वजह से और स्थानांतरण की वजह से। तो ये तो आपको गुणसूत्रीय परिवर्तन याद हो गया। अब अपन को जो याद करना है वो याद करना है जीन उत्परिवर्तन। तो फिर मैं आपसे एक बार याद दिला रहा हूं बेटे कि जीन उत्परिवर्तन का मतलब जीनी संरचना में बदलाव के कारण। अब ये जो जीनी संरचना में बदलाव आएगा ये नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति या संख्या में बदलाव के कारण आएगा। अब इस जीन उत्परिवर्तन के भी दो प्रकार होंगे। पहला प्रकार अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं वह है बिंदु उत्परिवर्तन। तो यहां नाम से लग रहा है ना बिंदु उत्परिवर्तन, तो बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब यह होता है कि डीएनए की जो लंबी श्रृंखला होती है उसके बिंदु मात्र स्थान पर बदलाव आएगा। अब बिंदु मात्र स्थान पर कैसे आएगा कि या तो कोई नाइट्रोजन क्षारक वहां जुड़ेगा या फिर वहां से किसी दूसरे के द्वारा वह प्रतिस्थापित होगा। तो यहां इसके भी जो है इस वजह से क्योंकि बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन क्षारक दूसरे नाइट्रोजन क्षारक को प्रतिस्थापित करता है। इसी कारण से बेटे इस बदलाव को या इस उत्परिवर्तन को क्या कहा अपन ने, यानी प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी इसको कहते हैं।